सीएम आवास खाली करने वाले हैं। सीएम का सरकारी आवास है एक अणे मार्ग 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट नीतीश कुमार होंगे। बता दें कि 2006 में एक अणे मार्ग में नीतीश कुमार आए थे। 20 साल से सत्ता का केंद्र एक अणे मार्ग रहा। 7 सर्कुलर रोड में पहले भी नीतीश कुमार रह चुके हैं। 14 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा नीतीश कुमार ने दिया था। तो देखिए अब जिस बंगले से जुड़ाव काफी लंबे वक्त तक नीतीश कुमार का रहा बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए, उस बंगले को आज खाली नीतीश कुमार करने वाले हैं। सीएम आवास खाली करेंगे। बता दें कि सीएम आवास जो है वो एक अणे मार्ग जिसको आज खाली करेंगे नीतीश कुमार, और उसके बाद से 7 सर्कुलर रोड में नीतीश कुमार शिफ्ट हो जाएंगे। 2006 में एक अणे मार्ग में नीतीश कुमार आए थे और लंबे वक्त तक यहां पर रहे। एक लंबी जो याद है वो भी जुड़ी हुई है, लेकिन नीतीश कुमार अपने साफ सुथरी छवि, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने बहुत पहले ही ये चीजें साफ कर दिया था कि वो मुख्यमंत्री पद से हटने के साथ साथ दूसरे आवास में वो शिफ्ट हो जाएंगे। बता दें कि 20 साल से सत्ता का केंद्र जो है वो एक अणे मार्ग रहा है, और 7 सर्कुलर रोड में अब नीतीश कुमार रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार वहां पहले भी रह चुके हैं। बिहार के सियासी गलियारे से आज की सबसे बड़ी खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े पावर सेंटर एक अणे मार्ग से आज विदा हो रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि दोपहर बाद नीतीश कुमार आज 7 सर्कुलर आवास में शिफ्ट होंगे, जिसको लेकर सुबह से ही हलचल तेज है। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी अभी पहुंचे हैं एक अणे मार्ग में और नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। बता दें आपको कि पटना स्थित जो 7 सर्कुलर रोड आवास है उसका नीतीश कुमार से पुराना और गहरा संबंध रहा। वे पहले भी 2 बार लंबे समय तक उस बंगले में रह चुके हैं, और वर्ष 2014 में जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने और बाद में उन्हें जब पद छोड़ना पड़ा, उसके बाद नीतीश कुमार इसी आवास में काफी समय तक रहे। इतना ही नहीं, मांझी के हटने के बाद जब नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने तब भी वे करीब 1 साल से अधिक तक 7 सर्कुलर स्थित बंगले में रहे। इसके अलावा 2016 में भी जब एक अणे मार्ग में स्थित मुख्यमंत्री आवास में रेनोवेशन काम चल रहा था, तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए 7 सर्कुलर रोड को अपना ठिकाना बनाए थे। यही कारण है कि उस आवास से भी उनका गहरा नाता रहा है, लेकिन एक अणे मार्ग से आज वो विदा हो रहे हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है कि कई यादें उनसे जुड़ी हुई है, और नीतीश कुमार 20 साल तक यहीं से सत्ता को चलाने का काम किए थे, और इस आवास से उनका गहरा संबंध रहा है। कई बैठकें जो है यहाँ पर होती रही, और कई नेताओं का मिलने जुलने का सिलसिला भी लगातार जारी रहा। हालांकि सरकार बदली है, अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब यह आवास छोड़ना पड़ रहा है, और आज दोपहर बाद कभी भी नीतीश कुमार इस आवास से 7 सर्कुलर में शिफ्ट हो जाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। अब देखिए ये आवास किस तरीके से खास रहा, उसकी भी एक तस्वीर करके देख लीजिए। तो एक अणे मार्ग से नीतीश का नाता किस तरीके का रहा है, किस कदर रहा है। एक लंबा जो अनुभव है वो नीतीश कुमार का रहा है। नीतीश कुमार ने सीएम का ये सरकारी आवास जो है वो बनवाया था। इसके साथ साथ नीतीश कुमार किस तरीके से एक अणे मार्ग से इस आवास से जुड़े हुए हैं। तो अब सीएम नहीं है तो एक अणे मार्ग जो है वो छोड़ रहे हैं। सालों साल का यह लंबा गहरा रिश्ता उस आवास से, करीब 20 साल से बिहार में सत्ता का केंद्र रहा। आनंद अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। आनंद, एक लंबा वक्त गुजारा नीतीश कुमार ने, माफ कीजिएगा रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, एक लंबा वक्त गुजारा नीतीश कुमार ने और उस आवास को अब छोड़े। हालांकि नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता कि अगर पद हम छोड़ रहे हैं तो आवास और सारी सुविधाएं हमें छोड़नी पड़ती है, और बखूबी उसको अपनाते भी नीतीश कुमार। अब नया ठिकाना 7 सर्कुलर रोड होगा। किस तरीके की तैयारी है नए आवास को लेकर के, और क्या आपके पास और खबर है? देखिए राहुल, कहा भी जाता है परिवर्तन संसार का नियम है, और नीतीश कुमार ने इस सत्य को पहले ही स्वीकार कर लिया था, और उन्होंने एक तरह से तैयारी शुरू कर दी थी। आज दोपहर बाद जो है नीतीश कुमार एक अणे मार्ग को खाली कर देंगे, और सामान की लगातार जो है सामानों की शिफ्टिंग लगातार चल रही है। कई ट्रैक्टर जो है एक अणे मार्ग में भी प्रवेश कराए गए हैं, वहां सामान जो है सीधे 7 सर्कुलर में जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि 2 दशकों से लगातार वहां से पावर सेंटर के रूप में वो काम करता रहा आवास,
और वहीं से सत्ता चलाने का काम नीतीश कुमार ने किया था। कल का राजभवन और आज का लोक भवन, और ठीक एक अणे मार्ग के सामने जो है लोक भवन है, वहां से नीतीश कुमार निकलते थे और शपथ लेते थे मुख्यमंत्री का। वो भी लगातार जो है तस्वीरें गवाही दे रही थी, लेकिन अब वो जगह छोड़ना पड़ रहा है। बता दें आपको 7 सर्कुलर में तैयारी लगातार चल रही है और वहां पर भी बड़ी संख्या में सिक्योरिटी को यहाँ पर डिप्यूट कर दिया गया है, बड़ी संख्या में फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर दोपहर बाद जो है नीतीश कुमार शिफ्ट होंगे। हालांकि जो 7 सर्कुलर आवास है उससे नीतीश कुमार का पहले से संबंध रहा है, वहां भी कई बार रह चुके हैं वो, इसलिए उनके लिए नया नहीं रहेगा, लेकिन कई यादें लेकर आज वो विदा हो जाएंगे। दोपहर बाद वो तस्वीर देखने को मिलेगी। राहुल, चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका रजनीश। चलिए बढ़ते आगे। वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर सीएम सम्राट चौधरी ने सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया और श्रीहरि का विधि विधान से पूजन अर्चन कर समस्त बिहारवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम सम्राट चौधरी आध्यात्म में डूबे हुए नजर आए, पूजा अर्चना की है। वैशाख पूर्णिमा का अवसर और इस मौके पर पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं, बिहारवासियों के सुख समृद्धि की कामना की है। तो ये तस्वीर है पटना की, जहां वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर सीएम सम्राट चौधरी ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है। बढ़ते आगे। समस्तीपुर के नारायणपुर खैरी गांव में गुरुवार शाम शादी समारोह में एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। जख्मी की पहचान नारायणपुर खैरी गांव के वार्ड 10 निवासी संजीत दास के 19 साल के बेटे सोनू कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गांव में सोनू के चचेरे भाई राजा की शादी थी। बारात निकलने से पहले महिलाएं देवता पूजन के लिए नारायणपुर खैरी के भगवती स्थान गई थी। बताया जाता है कि पूजन के बाद जब महिलाएं लौट रही थी तभी रास्ते में किसी अज्ञात व्यक्ति ने अचानक पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। इस दौरान एक गोली सोनू कुमार के बाएं जांघ में लग गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बरम काली पूजा था ना, तो बरम काली पूज के घर जाते ना तब गोली मार दिया। कहाँ पर मारा? जान घटना कहाँ पर हुआ? भगवती स्थान है ना खैरी में, तो उन्हें पूजा करे यहाँ घर जाते तो मार दिया है। सब खेलता कूदता रास्ता में मारा है? हाँ, रास्ता में। क्यों? सब क्या आदमी था उसमें? बहुत आदमी है। झगड़ा भी हुआ था क्या? आया मार के चला गया? खेलते कूदते में बस हाथ से निकाल के बस। छपरा के गौरा थाना क्षेत्र में डायल 112 की पुलिस गाड़ी को एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। यह हादसा SH90 पर हड्डी कारखाना के पास हुआ, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को नगरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में रेफर किया गया है। हादसे में डायल 112 की गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। इधर मझौले तरफ से जा रहे थे, जहाँ हड्डी फैक्ट्री है उधर से ट्रक मसरक से आ रहा था, तो हम लोग गाड़ी लगी हुई थी, आ करके ऐसा मार दिया धाका, आगे ही से मार दिया। हम लोग 4 आदमी इतने घायल हो गए। कौन कौन घायल हैं? ड्राइवर का हल्का चोट लगा हुआ है, एगो अफसर है उनको चोट लगा हुआ है इधर आँख के साइड में, और मदन मोहन शर्मा BH जी उनको लीलार फट गया है, टका 8 गो पड़ा है। एक जवान का एक पाखुर में दर्द चोट हो गया, टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 अप्रैल को एक व्यक्ति के पास से 20 लाख रुपए बरामद किए थे। ये पैसा आभूषण कारोबारी से जुड़े एक व्यक्ति के पास से जब्त किया गया था। पुलिस और आयकर विभाग द्वारा पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद अब जब्त पैसे को आयकर विभाग के निर्देश पर सरकारी खाते में जमा करा दिया गया है। पूरे मामले में हवाला कारोबार की आशंका है और जांच तेज कर दी गई है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले सागर कुमार के पास से पैसा गाड़ी की तलाशी के दौरान जब्त किया गया था, लेकिन पूछताछ में पैसे का कोई सोर्स नहीं बता पाया था। तो देखिए, आभूषण कारोबारी और ये माना जा रहा है कि हवाला का ये पैसा हो सकता है। तलाशी के दौरान इस भारी मात्रा में कैश की जब्ती हुई थी। पूछताछ में कोई संतोषजनक जवाब भी सामने नहीं आ सका। अब आयकर के हवाले ये 9 लाख रुपए जो जब्त किए गए थे वो है और इस मामले की जांच आगे भी जारी है। के पास से 20 लाख रुपए बरामद किया गया। इस संबंध में जब उनसे पूछा गया वो पैसा कहाँ से लाए और पैसे का स्रोत क्या है, वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।
इस संबंध में आयकर विभाग मुजफ्फरपुर को आवश्यक जांच के लिए सूचना दी गई। सागर कुमार के द्वारा कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात आज दिनांक 30 अप्रैल 2026 को आयकर विभाग के द्वारा SBI शाखा रेड क्रॉस में सरकारी खाता में पैसे को जमा करा दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और पटना से बड़ी खबर, जहां मसौड़ी में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। मुसहरी में पुलिस टीम पर हमला किया गया है। असामाजिक तत्वों पर हमले का आरोप लगा है। असामाजिक तत्वों ने पथराव भी किया है। तो बड़ी खबर मसौड़ी से, जहां पुलिस टीम पर हमला हुआ। मुसहरी में पुलिस टीम पर हमला किया गया है। असामाजिक तत्वों पर हमले का ये आरोप लगा है। असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। एक चौकीदार और सब इंस्पेक्टर के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि जिस लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने इस टीम पर हमला किया है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। और हमारे साथ फोन लाइन पर अमरजीत शर्मा है। अमरजीत, पुलिस टीम पर हमला, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई और कुछ कार्रवाई भी पहचान हो पाई है इनकी? देखिए, ये संगतपर का मामला है जो मसौड़ी थाना क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर जब पुलिस छापेमारी करने गई थी, उसी दौरान जो है नरसिंह मांझी, जो स्मैकर गैंग का सदस्य है, उसे पकड़ लिया और उसे जब गाड़ी में बैठाने लगी तो उसी समय जो है गांव के ही असामाजिक तत्वों द्वारा जो है रोड़ेबाजी शुरू कर दिया गया और जो है नरसिंह मांझी को जो है छुड़ा लिया। और इस दौरान जो है पुलिस में भी काफी पुलिस को भी चोटें लगी हैं, जिसमें से जो है एक हवलदार घायल हुआ है, एक चौकीदार घायल हुआ है और दूसरा जो है सब इंस्पेक्टर राजेंद्र चौधरी घायल हुए हैं। इस मामले में थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और सामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है और उन सारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ये पहला मामला नहीं है संगतपर का, इससे पहले भी जो है इस तरह के मामले हुए हैं और जो आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की गई है। इसके पहले संगतपर जो आबकारी विभाग की टीम गई थी, उस टाइम उस गाड़ी में आग भी लगा दिया गया था। तो ये दूसरा मामला है जब जो है यहाँ पर ये घटना घटित हुई है, पुलिस पर पथराव किया गया है और पुलिस को चोटिल भी किया गया है। जी चलिए, शुक्रिया अमरजीत इस अपडेट के लिए। अचानक हार्ट अटैक से हो रही मौतों को रोकने के लिए गोपालगंज में मिशन संजीवनी अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान बरौली प्रखंड से शुरू हुआ है, जिसमें एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन, जिला प्रशासन के सहयोग से जीविका दीदी, आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी सेविकाओं को CPR का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य आपात स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार देकर लोगों की जान बचाना है। जो ये अभियान का नाम है, ये हम लोग जिला प्रशासन के सहयोग से कर रहे हैं और इस अभियान के तहत 7 निश्चय और अंत्योदय जो बिहार सरकार की योजना है कि अंतिम पायदान पर पहुंचे मनुष्यों को लाभ मिले, इसमें हम लोग आशा, जीविका, एएनएम और आंगनबाड़ी जो सेविकाएं हैं, उन सारे लोगों को प्रखंड स्तर पे 14 प्रखंडों में प्रशिक्षण देंगे। CPR की, चमकी बुखार अवेयरनेस की और साथ साथ देने वाले हैं जो मातृत्व पोषण है, ताकि हम लोग शून्य जो मृत्यु दर है आपको चमकी बुखार से, उसको अचीव कर पाए। CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो अचानक आने वाले कार्डियक अरेस्ट की बीमारी हो रही है, देख रहे हैं कि जगह जगह लोग हार्ट अटैक के पेशेंट हो रहे हैं, उनको कैसे फौरी तौर पे गांव कस्बों में लोगों को जानकार बनाए ताकि आने वाले मौतों को बचाया जा सके। गोपालगंज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक कंटेनर पर लदे अंडे को लेकर परिवहन पुलिस जांच कर रही है और जांच के नाम पर ड्राइवर को परेशान कर रही है। वहीं पुलिस और ड्राइवर के बीच तू-तू मैं-मैं की वजह से NH27 पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। ये पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के चैनपट्टी गांव के पास का है। कंटेनर चालक परिवहन विभाग के जवानों पर जांच के नाम पर 1000 रुपए की अवैध वसूली करने का आरोप भी लगा रहा है। पैसा नहीं देने पर बार बार परेशान करने की बात कह रहा है। फिलहाल लोग वीडियो को शेयर कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, पुलिस और ड्राइवर के बीच तू-तू मैं-मैं की तस्वीर सामने आई है। बीच सड़क है और देखिए यहाँ पर गाली गलौज भी हो रही है। NH27 पर गाड़ियों की लंबी कतार इस वजह से लग गई थी। बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां 29 अप्रैल की रात ATM चोरी का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें 3 से 4 अपराधी आराम से ATM काटकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मोतिहारी थाने से महज कुछ ही दूरी पर
अप्रैल की रात 2:08 पर अपराधी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे और सिर्फ 4 मिनट में एटीएम काटकर 36 से 37 लाख रुपए लेकर आराम से चलते बने। ये अपराधी बोरे और कपड़े में बांधकर पैसा ले गए थे। एटीएम में घुसते ही अपराधियों ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए कैमरे पर केमिकल स्प्रे किया। उसके बाद तेजी से मशीन को काटा और फिर वारदात को अंजाम दिया। दरभंगा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। यहां से जारी सिम कार्ड्स का इस्तेमाल भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में बैठकर डिजिटल डकैती के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 36 सिम और बायोमेट्रिक मशीन बरामद की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या आपका नाम और आपकी आईडी किसी अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध का हिस्सा बन रही है? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दरभंगा में एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। यहाँ के सिम कार्ड्स का इस्तेमाल देश के अंदर नहीं बल्कि 7 समंदर पार कंबोडिया में बैठकर ठगी के लिए किए जा रहे थे। दरभंगा जिले में 3 विभिन्न सिम रिटेलर्स हैं जिनके द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से सिम इशू किया जा रहा है और उस सिम का इस्तेमाल विदेशों में जैसे कंबोडिया जैसे देश में साइबर अपराध में किया जा रहा है। दरभंगा पुलिस ने एक बड़े फर्जी सिम कार्ड रैकेट का खुलासा किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि अब तक 34 सिम कार्ड अवैध रूप से कंबोडिया भेजे जा चुके। पुलिस ने इस मामले में एक मोबाइल रिटेलर को गिरफ्तार किया है जो भोले भाले लोगों से दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर सिम एक्टिवेट करवाता था। सिम एक्टिवेट के नाम पर बार बार फिंगरप्रिंट, एक व्यक्ति के नाम पर कई सिम निकाल लेता, इन सिम कार्ड्स को कंबोडिया भेजता, वहां से भारतीय नागरिकों को ही निशाना बनाते, करोड़ों की डिजिटल ठगी करने का पूरा प्लान। ये सिर्फ पैसों की ठगी का मामला नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। विदेशी धरती पर सक्रिय अपराधी इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपा लेते हैं। अगर इन नंबरों का इस्तेमाल किसी देश विरोधी गतिविधियां या आतंकी साजिश में होता है तो जांच की आंच उस निर्दोष व्यक्ति तक पहुंचती है जिसके नाम पर सिम रजिस्टर है। इस मामले में पहले से बेहड़ा थाना क्षेत्र के रोशन झा और घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के अभिषेक कुमार को आरोपी बनाया गया था। पुलिस रोशन झा को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है जबकि अभिषेक कुमार अब भी फरार है। उसके खिलाफ न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और गिरफ्तारी नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई की बात कही गई। अब सवाल है कि क्या बिहार से फर्जी सिम की अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है? धंधेबाज फर्जी सिम विदेश भेजने में कैसे सफल हो गए? आखिर चीन में बना उपकरण इनके काम कैसे आया? कहीं आपके नाम पर भी सिम साइबर छात्रों के पास तो नहीं? क्या इस पूरे धंधे को विदेश से ऑपरेट किया जा रहा है? जागरूकता ही सुरक्षा है। अगर आपको संदेह हो तो तुरंत पुलिस या साइबर सेल से संपर्क करें। दरभंगा का ये खुलासा महज एक ट्रेलर है। साइबर अपराधी आपकी पहचान को अपना ढाल बना रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन दास की रिपोर्ट। दरभंगा में फर्जी सिम रैकेट के खुलासे के बाद पुलिस की सख्ती तेज हो गई है जिसका असर जमीन पर साफ दिख रहा है। फुटपाथों पर अवैध सिम बेचने वाले दुकानदार या तो कैमरे से बचते नजर आए या दुकान छोड़कर फरार हो गए। आम लोगों में अपने नाम पर फर्जी सिम चलने की आशंका को लेकर चिंता बढ़ गई है। लहरियासराय के एक सिम रिटेलर ने निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की बात कही। साइबर डीएसपी ने लोगों से ओटीपी और बायोमेट्रिक प्रक्रिया में सावधानी बरतने की अपील की है। देखिए, ये जो घटनाएं घट रही है वाकई में बहुत चिंताजनक है, क्योंकि कोई भी आदमी जब सिम निकालने के लिए जाते हैं तो अपना डॉक्यूमेंट जमा करते हैं जैसे आधार, फोटो वगैरह, और वो फिंगरप्रिंट भी देते हैं सिम निकालने के समय में। जैसा कि ये देखने को मिलता है क्या कि एक बार में वो कैप्चर नहीं हो पाया, दोबारा दीजिए, तिबारा दीजिए, तो एक आम नागरिक ये सारा जो टेक्निकल बात नहीं समझता है। सबसे पहले हम अपनी जनता को ये अनुरोध देते हैं कि आप जहाँ भी कुछ भी सिम वगैरह खरीदते हैं तो सिम खरीदने से पहले आपसे जो भी बायोमेट्रिक से फिंगर लिया जाता है या केवाईसी आपसे लिया जाता है तो आपके पास एक मैसेज आता है
या OTP लिया जाए तो OTP में निर्देश दिया जाता है कि आप ये OTP किस लिए दे रहे हैं। तो पहले तो OTP को जान लें और उसके बाद आप OTP शेयर करें। और उसके बाद क्या है, सिम आप ले रहे हैं तो आपसे KYC दोबारा लिया जा रहा है तो दोबारा ना दें। दरभंगा में फर्जी सिम रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। चूंकि ये रैकेट दरभंगा ही नहीं बल्कि दरभंगा में फर्जी कर ये जो सिम है उसे अब विदेश तक पहुंचाया जा रहा है। और लगातार जो विदेश जो सिम का फर्जीवाड़ा किया गया है उसमें लगभग 34 सिम जो दरभंगा से किया गया और उसे जो है विदेश भेजा गया है। कंबोडिया भेजे जाने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और लगातार कार्रवाई में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें रोशन झा और अब रोशन झा को जेल भेज दिया गया। अभिषेक नाम का एक जो उसमें फर्जी वाड़ा में नाम आया है वो फरार चल रहा है। वहीं केवटी से गिरफ्तारी हुई है विवेक कुमार के, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है कि अभी तक 34 सिम उसने विदेश भेज दिया है और विदेश से साइबर ठगी का सारा खेल चलता है। अभी हम नाका 5 के पास हैं और यहाँ हम स्थिति देखने आए, लेकिन जिस तरह से कल ये खुलासा हुआ है उसके बाद सिम बेचने वालों में हड़कंप है और कई तो जो है अपने दुकान छोड़कर भी फरार हो गए हैं। तो ऐसे में जो पुलिस की कार्रवाई है और दरभंगा में जिस रैकेट का खुलासा हुआ है, यदि पुलिस इसे गंभीरता से आगे जांच करती है तो कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। न्यूज़ 18